हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 7 के गणित विषय की प्रश्नावली 8.3 के कुछ सवालों को, जो कि है 5 से लेके 11 तक। बाकी दोस्तों, इससे पहले के जितने भी सवाल थे 1 से 4 तक, वो हमने पहली वीडियो में किए थे। इससे अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं 5 से लेके 11 तक के सवाल, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये है 5वां क्वेश्चन। मैंने एक टीवी 10,000 रुपये में ख़रीद कर 20% लाभ पर बेच दिया। मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ? दोस्तों, यहाँ पर एक टीवी ख़रीदा गया है जो कि 10,000 रुपये में ख़रीदा गया है, और इस टीवी को जब बेचा जा रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है 20% का। तो बताना ये है कि इस टीवी को कितने में बेचा है हमने, ठीक है। इसको जब बेचा है तो कितना धन प्राप्त हुआ, मतलब कितने रुपए में बेचा गया है ये टीवी। ख़रीदा था 10,000 में, और इसको जब हम बेच रहे हैं तो उसमें 20% का फ़ायदा भी हमें हो रहा है। तो टोटल कितने अमाउंट में हमने इसको बेचा है, यानी कि विक्रय मूल्य इसका क्या है, सेलिंग प्राइस इसका क्या है, ये पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं इसका आंसर। दोस्तों, ये देखिए, यह है 5वें क्वेश्चन का आंसर। इसमें दोस्तों दिया गया है कि टीवी का जो क्रय मूल्य है CP, वो है 10,000 रुपये। टीवी को यानी कि 10,000 रुपये में ख़रीदा गया है, और जब इसको बेचा जा रहा है तो उसमें 20% का हमें लाभ हो रहा है, ठीक है। टीवी को बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। तो हमें बताना है कि टीवी को कितने रुपए में बेचा गया, मतलब विक्रय मूल्य क्या है कि टीवी को बेचने पर 20% का फ़ायदा हुआ तो कितने रुपए में टीवी बेचा गया, ये हमें निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो लाभ हुआ है, लाभ कितना हुआ है 20% का, ठीक है। तो 20% का लाभ हम ऐसे निकाल सकते हैं कि ये तो हो गया हमारा प्राइस CP, जिस पे टीवी को ख़रीदा गया था, ठीक है। तो इसका 20% हम निकालेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, लाभ, क्योंकि लाभ कितना हो रहा है 20%। तो हम 10,000 का 20% निकालेंगे, तो 10,000 का 20% हम ऐसे लिख सकते हैं, 10,000 गुणा 20%, नीचे 10,000 ऐसे रहेगा, गुना ऐसे रहेगा, 20 ऐसे रहेगा, परसेंट का निशान आप हटाओगे तो नीचे 100 बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, अगर ये प्रतिशत का निशान आप हटा दोगे नीचे 100 बन जाता है ऐसे। अब आप डिवाइड करोगे इस 2 ज़ीरो से, ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गई है, इस 20 की और 100 की गुणा करोगे तो आ जाएगा 2,000 रुपया। तो दोस्तों, लाभ कितना हुआ है हमें 2,000 रुपये का, ठीक है। तो 2,000 रुपये का लाभ हो रहा है ना। जो ये 20% है, ये 20% क्या है, 2,000 रुपये, ठीक है। यानी कि 10,000 रुपये में अगर हमें 20% लाभ की बात करूँ तो वो 2,000 रुपये बैठ रहा है, यानी कि हमें 2,000 का क्या होगा, फ़ायदा हो रहा है इस टीवी को बेचने पर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपको ये फार्मूला पता होगा लाभ निकालने का, मैंने बताया था लाभ निकालने का फार्मूला होता है SP माइनस CP। मैंने यहाँ पर लाभ इधर की साइड लिख लिया, बाकी जब मैंने आपको फार्मूला बताया था उसमें लाभ इधर की साइड था और CP SP ये इधर की साइड थे, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको समझना है फ़िलहाल। तो हमें निकालना है SP, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है, ठीक है। तो लाभ तो देखिए ऐसे रहा, ये जो CP यहाँ पे माइनस में, इसको आप राइट साइड में लेके आओगे, देखिए प्लस में हो जाएगा ऐसे। तो अब SP निकालने का फार्मूला ये बन गया, यानी कि SP बराबर लाभ प्लस CP, आप ये लिख सकते हो, ये हो गया SP निकालने का फार्मूला। तो दोस्तों, लाभ तो अभी हमने निकाला, लाभ कितना है 2,000 रुपये, ठीक है, और CP कितना था हमारा 10,000 रुपये, ठीक। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12,000 रुपये। तो SP कितना निकल गया 12,000 रुपये, यानी कि 10,000 में लिया हुआ टीवी हम 12,000 में बेचेंगे, तब जाके हमें 2,000 का लाभ होगा, ठीक है दोस्तों। और ये जो 2,000 का लाभ है वो कितना हो गया 20%, 20% ही तो है, देखिए ये 10,000 का, तो 20% देखिए लाभ हो रहा है ना। तो हमें वह टीवी 12,000 में बेचना पड़ेगा, तब जाके हमें 20% का फ़ायदा होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से करना है। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अब देखिए, यह है 6वां क्वेश्चन। जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 रुपये में बेचने पर 20% की हानि उठाती है। उसने वह मशीन कितने में ख़रीदी थी? दोस्तों, यहाँ पर एक वॉशिंग मशीन है जो जूही बेचती है 13,500 रुपये में।
जब वह इस मशीन को 13,500 रुपये में बेचती है तब उसको 20% का नुकसान होता है, हानि होती है। ठीक है, तो हमें बताना है कि उसने वह मशीन कितने में ख़रीदी थी, कितने में उसने वह मशीन ख़रीदी थी कि उस मशीन को 13,500 रुपये में बेचने पर उसको 20% का नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों देखिए, यह है छठे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में दोस्तों जैसा कि कहा गया था कि जूही ने कितने रुपए में वह वॉशिंग मशीन ख़रीदी थी कि अगर वह 13,500 रुपये में उसको बेच रही है तो उसको नुकसान हो रहा है 20% का। ठीक है, यानी कि हमें ये बताना है इसके अंदर कि जूही ने कितने रुपए में ख़रीदी थी वो वॉशिंग मशीन। तो हमें नहीं मालूम, तो हमने माना जूही ने वॉशिंग मशीन x रुपये में ख़रीदी थी। अब ख़रीद का मूल्य क्या होता है दोस्तों? कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य CP है ना। तो ख़रीद का मूल्य क्या है? CP। तो इसको हम CP बोल सकते हैं कि जो CP है वो है x रुपये, यानी कि x रुपये में उसने ये मशीन ख़रीदी थी। हमें नहीं पता है कितने में ख़रीदी, इसलिए हमने मान लिया उसको x रुपये में ख़रीदी थी। ठीक है, अब जो वो इस मशीन को बेच रही है वो बेच रही है 13,500 रुपये में, यानी कि 13,500 में इस मशीन को बेच रही है। जब वह इस मशीन को 13,500 रुपये में बेचती है तो उसे 20% की हानि होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो हम यहाँ पे हानि निकाल सकते हैं। हानि कितनी हो रही है दोस्तों? उसको 20% की। 20% की हानि हमें कैसे पता चलेगी दोस्तों? जो हानि हो रही है वो उस मूल्य पे हो रही है जिस मूल्य पे उसने उस मशीन को ख़रीदा था, उसके हिसाब से ही तो हानि होगी। तो हमें पता है कि उसने x रुपये में ख़रीदा था मशीन को, हमने माना x। तो x का 20% हम निकाल के देखेंगे कि x का 20% कितना होता है। तो x का 20% हम निकाल रहे पहले। तो x तो ऐसे रहा, देखिए गुणा का निशान ऐसे रहा, 20 ऐसे रहा, परसेंट का निशान हटाएंगे तो नीचे 100 बन जाएगा। ठीक है, इनको डिवाइड करेंगे, 20 कम 20, 20 पंजे 100, 1/5 हो गया। इस 1 की गुणा इस x के साथ करेंगे तो आएगा x, नीचे 5 ऐसे रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इतने रुपए की हानि होगी उस मशीन को 13,500 रुपये में बेचने पर, x/5 रुपये की हानि होगी। ये देखिए दोस्तों, ये है हानि का सूत्र, हानि बराबर CP माइनस SP। तो यहाँ पे आप SP को अलग कर लीजिए, SP को इधर ले आइए, यहाँ पे माइनस में है, इधर आगे प्लस में हो गया, और यहाँ पे हानि प्लस में है, CP के पास जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस में। ठीक है, तो आपने ऐसे लिख लिया इसको। इसके बाद आप SP की वैल्यू रख दीजिए 13,500 में, यानी कि हम उस मशीन को बेच रहे हैं। CP हमने माना था x रुपया, और हानि जो अभी हमने निकाला है x/5, वो हमने वैल्यू रख दी यहाँ पे। उसके बाद ये ऐसे रहेगा, यहाँ पे हमने LCM लिया, या क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं। इसके नीचे 1 बना सकते हैं, 5 की गुणा 1 में करेंगे नीचे 5 आएगा, इधर x की गुणा 5 में करेंगे 5x हो जाएगा, इधर x की 1 में करेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये ऐसे ही रहेगा, 5x में से 1x घटा दिया आपने तो बचेगा 4x, नीचे बचेगा 5, ऐसे ही। ठीक है, इसके बाद हमें x निकालना है, तो देखिए x तो ऐसे ही रहा, बाकी ये चीज़ भी ऐसी रही, देखिए 13,500, ये 5 इधर ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, देखिए, और ये 4 आ गया नीचे इधर की साइड, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से वैल्यूज़ आ गई। अब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 3,375, और ये गुणा 5 ऐसे रहेगा साथ में। अब आप दोस्तों इनकी गुणा करेंगे आपस में तो आंसर आएगा 16,875। ये जो दोस्तों 16,875 है, ये क्या है? x की वैल्यू आई है, और x क्या है? ये x है क्रय मूल्य CP। तो दोस्तों वह मशीन जो है 16,875 रुपये में ख़रीदी गई थी, इसलिए जो है अगर हम उसको 13,500 में बेचते हैं तो हमें नुकसान होगा, है ना। नुकसान कितना होगा? 20% का। ठीक है दोस्तों, अब 20% का वो जो नुकसान है वो कितना होगा वो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि मशीन है 16,875 की, इसमें से आप 13,500 घटा करके वो नुकसान देख सकते हो, हानि देख सकते हो, कितने रुपए की हानि हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो हानि हो रही है यहाँ पर 3,375 रुपये की। ठीक है दोस्तों, तो 3,375 ये है 20%, तो 20% की हानि होगी। तो हम लिख सकते हैं अतः जूही ने वॉशिंग मशीन 16,875 में ख़रीदी थी। अब जब 16,875 में वॉशिंग मशीन ख़रीदी गई और हम इसको बेचेंगे 13,500 रुपये की, तो इसमें क्या होगा? हानि होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए पहले। चॉक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 होता है। ये एक चॉक पाउडर के अंदर कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात दे दिया गया है
10:3:12। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो अनुपात है लेकिन हमें प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है कार्बन की। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर है, दिया गया अनुपात है 10:3:12। सबसे पहले ये जो 10 है ये है कैल्शियम का अनुपात, Ca, कैल्शियम को बोलते हैं Ca, तो ये कैल्शियम का अनुपात है। उसके बाद है कार्बन का अनुपात C, 3 हो गया कार्बन का अनुपात। और लास्ट में आता है ऑक्सीजन का अनुपात O, ये 12 है ऑक्सीजन का अनुपात। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कैल्शियम का है सबसे पहले यानी कि 10, उसके बाद है कार्बन यानी कि 3, उसके बाद है ऑक्सीजन यानी कि 12, ये दे दिया है। अब हम इनका योग कर लेंगे, अनुपात का कुल भाग, मतलब इनको जोड़ लेंगे सबको। 10 + 3 + 12 बराबर 25 हो गया, ये हो गया कुल भाग इनका अनुपातों का, जोड़ लिया इनको। उसके बाद हमें देखना है कार्बन का भाग। कार्बन का भाग निकालने के लिए हमें देखना होगा कार्बन का अनुपात। कार्बन का अनुपात क्या है? 3, तो वो तो रहेगा ऊपर, और नीचे आएगा जो इनका योग था कुल। ठीक है, अनुपातों का जो कुल योग था वो नीचे रहेगा। तो इस तरीके से 3/25 ये हो गया कार्बन का भाग। लेकिन हमें निकालना है कार्बन की प्रतिशत की मात्रा, यानी कि भाग तो हमने निकाल लिया कार्बन का। उस चॉक पाउडर में कार्बन इतना है 3/25 भाग, लेकिन हमें प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत में निकालने के लिए किसी भी चीज़ को 100 से उसमें गुणा करनी पड़ती है, ये हमें पता है। ठीक है, तब चॉक पाउडर में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अगर आपको ज्ञात करनी है तो आप क्या करोगे? 3/25 में किससे गुणा करोगे? 100 से, और ये बदल जाएगा फिर प्रतिशत में। तो डिवाइड कर लीजिए, 25 चौका 100, और 4 की और 3 की गुणा करोगे तो हो जाएगा 12। तो 12% कार्बन की मात्रा है इस चॉक पाउडर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो यही हमें निकालना था सबसे पहली चीज़ तो, कि कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है वो बताइए, वो है 12%। ठीक है, अब इसका सेकंड पॉइंट देखिए। सेकंड पॉइंट में दोस्तों इसमें कहा है कि चॉक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है, अगर एक चॉक की छड़ी है, ठीक है, उसके अंदर अगर कार्बन की जो मात्रा है वो 3 ग्राम है, तब उसका कुल भार बताओ, उस पूरी चॉक की छड़ी का कुल भार बताओ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरीके से हो जाएगा। चॉक की छड़ी में कार्बन की मात्रा कितनी है? 3 ग्राम, ये दे दिया है हमें। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि उस चॉक की छड़ी का कुल भार कितना है, तो हम मान लेंगे, माना चॉक की छड़ी का कुल भार है x ग्राम, हमें नहीं पता है कितना है, तो हमने मान लिया x ग्राम है। ठीक है, तब x का 12% हम निकालेंगे, यानी कि उस चॉक की छड़ी का 12% निकालेंगे हम। ठीक है, 12% कितना होगा उसका? 3। क्यों? देखिए दोस्तों, क्योंकि जो ये 3 ग्राम है ये किसकी मात्रा है? कार्बन की मात्रा। ठीक है, और कार्बन कितना है उसके अंदर? 12%। अभी हमने निकाला ना, कार्बन की मात्रा कितनी है चॉक पाउडर के अंदर? 12%। तो उस छड़ी के अंदर भी कार्बन की मात्रा कितनी होगी? 12%। तो यहाँ पर जो कार्बन की मात्रा है 12% जो है वो कितनी है? 3 ग्राम दी है उस छड़ी के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने उस छड़ी का जो भार माना था x, तो x का 12% निकाला तो कितने ग्राम है? 3 ग्राम, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, x का 12% कितना हो गया? 3 ग्राम। तो यहाँ पे x का 12% हम निकालेंगे, x तो ऐसे रहेगा, 12 भी ऐसे रहेगा, प्रतिशत हटाओगे नीचे 100 बन जाएगा। ठीक, अब देखिए x तो ऐसे ही रहा, बराबर में 3 भी ऐसे ही रहा, 100 यहाँ नीचे राइट साइड जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, 12 ऊपर है, राइट साइड जाएगा तो नीचे आ जाएगा ये। ठीक है, अब आप इनको डिवाइड कर सकते हो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 से 100 को डिवाइड करोगे, 25 चौका 100, तो ये आ गया 25 ग्राम। यानी कि जो चौक की छड़ थी, यानी कि जो x निकल के आया, x क्या है? चौक की छड़ का कुल भार, यानी कि चौक की जो छड़ का कुल भार है वो है 25 ग्राम। 25 ग्राम की वो चौक की छड़ है। ठीक है दोस्तों, अतः चौक की छड़ी का कुल भार 25 ग्राम है, जिसमें से 3 ग्राम केवल क्या है? कार्बन है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्वेश्चन होना है। तो अब देखते हैं दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये देखिए, ये 8वां क्वेश्चन। अमीना एक पुस्तक 275 रुपये में ख़रीद कर उसे 15% हानि पर बेचती है। पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक किताब है जिसको अमीना 275 रुपये में ख़रीदती है, और जब उसको बेचती है वो, तो उसको 15% की हानि होती है। तो हमें बताना है कि वह उस पुस्तक को कितने रुपए में बेचेगी या बेच रही है, उसका विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, पुस्तक का क्रय मूल्य 275 रुपये हो गया।
ठीक है, ये दिया हुआ है। और जो हानि हो रही है 15%, ये भी दी हुई है। ठीक है, अब दोस्तों हम हानि निकाल लेंगे। पहले तो प्रतिशत में दी हुई है तो हम हानि निकाल लेंगे रुपयों में कि कितने रुपए है ये 15%। तो दोस्तों इस तरीके से निकालेंगे, क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत, यानी कि जो 15% हानि है वो किस में से हो रही है, इस क्रय मूल्य में से। ठीक है, 275 में से 15% का नुकसान हो रहा है, तो हम देखेंगे कि ये नुकसान कितना है। तो हम दोस्तों ऐसे निकाल लेंगे, क्रय मूल्य का यानी कि 275 का 15% इस तरीके से आ जाएगा। इनको डिवाइड कर लेंगे आपस में और 275 से गुणा करेंगे तो कैलकुलेशन करके आएगा 41 रुपये 25 पैसे। तो दोस्तों हानि जो हो रही है जो कि 15% है वो है 41 रुपये 25 पैसे की हानि हो रही है। ठीक है, अब दोस्तों विक्रय मूल्य का फॉर्मूला निकाल सकते हो हानि वाले फॉर्मूले से। जैसे हानि निकालते हैं, हानि बराबर CP माइनस SP। तो अगर यहाँ से आप SP निकालना चाहो तो SP यहाँ पे माइनस में है, आप इसको इधर की साइड लेके आओगे तो ये प्लस में हो जाएगा। इधर CP ऐसे रहेगा देखो, और हानि यहाँ पर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से विक्रय मूल्य यानी कि SP का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा SP बराबर CP माइनस हानि। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है SP यानी कि विक्रय मूल्य बराबर CP यानी क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, तो ऐसा आप उसी से फार्मूला बना सकते हो, हानि वाले फार्मूले से। ठीक है, विक्रय मूल्य का। तो ये बन गया यहाँ पे फार्मूला। अब इसमें आप वैल्यूज़ रख लीजिए, जैसे कि क्रय मूल्य कितना है 275, हानि कितनी निकाली हमने 41 रुपये 25 पैसे। अब 275 में से 41 रुपये 25 पैसे आप घटा दोगे तो बचेगा 233 रुपये 75 पैसे। और ये 233 रुपये 75 पैसे क्या है, विक्रय मूल्य। क्या निकल के आया ये, विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि अमीना वह पुस्तक 233 रुपये 75 पैसे में बेचेगी, तब उसको ये नुकसान होगा 15% का। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि अतः पुस्तक का विक्रय मूल्य है 233 रुपये 75 पैसे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पर जो SI है, SI का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट। S का मतलब है सिंपल, I का मतलब है इंटरेस्ट। P का मतलब है यहाँ पर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। R का मतलब है यहाँ पर रेट यानी कि दर। T का मतलब है टाइम यानी कि समय। ठीक है, अब यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि ये प्रिंसिपल यानी कि मूलधन क्या होता है, दर और समय ये चीज़ें क्या होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, मान के चलिए कि आपको किसी से कर्ज़ लेना है। ठीक है, ये मान के चलिए, मान लो आपने अपने दोस्त से ही कर्ज़ ले लिया है या किसी बैंक से कर्ज़ ले लिया है, कुछ भी मान के चलते हैं कि आपने 100 रुपये लिया है किसी से उधार या कर्ज़ पे कुछ भी। तो इस 100 रुपये को बोलेंगे मूलधन, प्रिंसिपल, कि आपने इतना अमाउंट जो है किसी से लिया है उधार या कर्ज़ पे लिया है। ठीक है, तो ये हो गया P। ठीक, अब हम बात करते हैं ये जो कर्ज़ लिया गया है ये आप कब चुकता करोगे, इसका टाइम क्या है। मान लेते हैं कि आपने समय लिया है इसके लिए 2 साल का। मान के चलते हैं कि 2 साल का टाइम ले लिया है आपने, 2 ईयर, 2 साल का इसके लिए समय ले लिया। तो T यानी कि टाइम का मतलब समय हो गया कि आपने कितने समय के लिए वो उधार लिया है। अब ये उधार जब आपने लिया है तो वो इंसान आपसे ब्याज भी लेगा इसका, यानी कि 2 साल बाद जब आप उसको पैसा दोगे तो 100 रुपये के अलावा आपको उसको कुछ एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा। ठीक, वो जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो कहलाएगा साधारण ब्याज SI। ठीक है दोस्तों, अब साधारण ब्याज वो किस रेट पर लेगा, किस दर पर लेगा, वो डिसाइड करेगा वो। मान के चलते हैं कि वो लेगा इसको 5% के रेट पर। रेट कितना है 5%, 5% पर ईयर, यानी कि हर साल वो जो है 5% इस 100 रुपये पे ब्याज लगा देगा। 100 रुपये का अगर मैं 5% निकालने की बात करूँ तो 5% 5 रुपये होगा। ठीक है, यानी कि हर साल वो इस 100 रुपये में 5-5 रुपये बढ़ा देगा। एक साल में 5 रुपये बढ़ाएगा, फिर अगले साल में फिर से 5 रुपये बढ़ाएगा, हर साल वो 5-5 रुपये बढ़ाता रहेगा। तो क्योंकि उसने 2 साल के लिए आपको दिया है ये, आप 2 साल बाद इस 100 रुपये को वापस करोगे तो 2 साल में आपके पास हर एक साल में 5-5 रुपये ब्याज लगेगा, यानी कि 5 और 5 पूरा 10 रुपये का आपको इसके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, 2 साल में आपको 5%
दर से इस 100 रुपये पर 10 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। ये 10 रुपये एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि जब आप उसको अब पैसे दोगे, 100 रुपये तो आप दोगे ही दोगे उसको, साथ में आप इसमें 10 रुपये और ऐड करके दोगे, यानी कि उसको दोगे अब आप 110 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 110 रुपये है, इस 110 रुपये को बोलेंगे हम मिश्रधन, यानी कि अमाउंट। ठीक है, अमाउंट। मिश्रधन निकाला जाता है जो आपने मूलधन लिया था पहले, तो 100 रुपये ये मूलधन हो गया, ये तो आपने लिया था। इसमें जब आप उस ब्याज को भी ऐड कर दोगे 10 रुपये को, तो बन जाएगा 110 रुपये, और ये होगा आपका मिश्रधन। ठीक है, इसको बोलते हैं अमाउंट। तो मिश्रधन निकालने का भी यहाँ पर सूत्र है कि पहले तो जो पी है मूलधन होगा, उसमें आप प्लस करोगे, ऐड करोगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, तो निकल जाएगा मिश्रधन। तो दोस्तों इस तरीके से इस फॉर्मूले का आपको यूज़ करना है। आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं अभी, उसमें ये फार्मूला यूज़ होगा साधारण ब्याज का। इसके लिए आपको मूलधन पता होना चाहिए, दर पता होना चाहिए और समय पता होना चाहिए, और साथ ही मिश्रधन का भी पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब करते हैं क्वेश्चन को। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन देय होगा। हमें बताना है कि 3 साल के बाद हमें कितना मिश्रधन देना पड़ेगा। ए पॉइंट है, जब मूलधन इतना हो और रेट दर इतना हो वार्षिक, यानी कि ये मूलधन दे दिया है और इस मूलधन पर 12% वार्षिक ब्याज लगेगा, तब हमें बताना है कि 3 वर्ष बाद हमें कितना मिश्रधन देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे बी पॉइंट में यहाँ पर भी मूलधन दे दिया है और यहाँ पर जो दर दे दिया गया है, रेट दे दिया गया है, वो है 5% का। 5% रेट है वार्षिक, यानी कि साल में 5% इस पर ब्याज लगेगा। तो इसमें भी हमें मिश्रधन बताना है कि टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा। ये तो देना ही पड़ेगा मूलधन, इसके साथ ब्याज कितना ऐड करके टोटल अमाउंट यानी कि मिश्रधन कितना देना पड़ेगा। इन दोनों ही केस में ये पूछ लिया गया है। ठीक है, और दोस्तों इन दोनों ही केस में जो टाइम है, समय है, 3 वर्ष का ही है। इसके लिए भी टाइम 3 वर्ष ही है, इसके लिए भी टाइम 3 वर्ष ही है, और दोनों में हमें मिश्रधन ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका पहला पॉइंट देखते हैं पहले। ये देखिए 9वें क्वेश्चन का पहला पॉइंट है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था, जो मूलधन है वो है 1200 रुपये, और जो रेट है यानी कि जो दर है वो है 12%, और जो टाइम है वो है 3 वर्ष। समय जो है दोनों ही पॉइंट के लिए 3 वर्ष ही है, ये तो फिक्स है समय। ठीक है, ये तो ऐसे रहेगा। अब हमें निकालना है मिश्रधन, यानी कि अमाउंट, टोटल अमाउंट निकालना है। ये तो मूलधन हो ही गया। ठीक, इस मूलधन में 3 वर्ष बाद जो ब्याज लगने वाला है उसको इसमें ऐड करके टोटल बताना है कि मिश्रधन कितना होगा। और ब्याज किस रेट से लगेगा, किस दर से लगेगा, वो लगेगा 12%। 12% के दर से लगेगा, हर साल 12% का ब्याज लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले निकालेंगे हम ब्याज कितना लग रहा है, क्योंकि जो मिश्रधन निकालने का तरीका है वो यही है कि मूलधन में आप साधारण ब्याज ऐड कर दीजिए तो मिश्रधन निकल जाएगा। ठीक, तो मूलधन हमारे पास है, हमें निकालना है साधारण ब्याज यानी कि SI। SI का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, SI बराबर P/R/T/100। यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ हैं, P की वैल्यू है 1200 गुणा R की वैल्यू है 12 और T टाइम है 3, नीचे 100 ऐसे रहेगा। ठीक है, 2 ज़ीरो से आप 2 ज़ीरो कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर ये वैल्यूज़ बचेंगी, इनकी आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो SI जो निकल के आएगा वो आएगा 432 रुपये। यानी कि इस मूलधन पर 3 साल में 12% दर से 432 रुपये ब्याज लगेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है मिश्रधन। तो मिश्रधन निकालने का जो सूत्र है वो मैंने आपको बताया था। मिश्रधन को हम अमाउंट भी बोलते हैं, ए भी लिख सकते हैं इसको। तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है P यानी कि मूलधन प्लस SI यानी कि साधारण ब्याज। मूलधन में आप साधारण ब्याज को ऐड कर दीजिए तो निकल जाएगा मिश्रधन। तो मूलधन तो है 1200 रुपये, और इस 1200 पर 3 साल में 12% की दर से जो वार्षिक ब्याज लगा है वो लगा है 432 रुपये, जैसा कि अभी हमने निकाला है SI 432 रुपये, इस पर हमें ब्याज देना है। ठीक, तो ये ब्याज और मूलधन जब आप जोड़ लोगे तो जो आंसर आएगा ये आएगा 1632 रुपये। तो यही हो गया हमारा मिश्रधन, यानी कि हमने पैसे तो लिए थे 1200 रुपये, ठीक है, लेकिन जब उसको अब हम चुकता करेंगे ब्याज के साथ तो हमें देने पड़ेंगे 1632 रुपये। ठीक है दोस्तों, ब्याज कितना लगा इस पर, 432 रुपये का। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों इसका बी पॉइंट देखते हैं।
इस प्रकार से ही आप इसका बी पॉइंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो पी है मूलधन वो है 7,500 रुपये और जो रेट है वो है 5% और समय वही है 3 वर्ष का। तो इसके लिए भी आपको पहले SI यानी कि साधारण ब्याज निकालना होगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा। तो आप फार्मूला लगा देंगे SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P की वैल्यू आपको पता है 7,500 रुपये और रेट आपको पता है 5 और समय भी आपको पता है 3 वर्ष का है और नीचे रहेगा आपका 100 ऐसे का ऐसे ही। अब आप क्या करोगे, 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल, जो वैल्यूज़ बचेंगी ये बचेंगी यहाँ पे 75 गुना 5 गुना 3, इनके आपस में आप गुणा कर लोगे तो SI निकल के आ जाएगा 1125 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब आपको निकालना है मिश्रधन। तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है A बराबर, देखो इस बार मैंने मिश्रधन को A लिखा है अमाउंट, ठीक है। A बराबर P प्लस SI, ठीक। P कितना है हमारे पास 7500 रुपये, 7,500 रुपये और ब्याज कितना निकाला अभी हमने, SI कितना निकाला है 1125 रुपये। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, मूलधन को भी और साधारण ब्याज को भी, दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ करके आएगा 8,625। तो दोस्तों ये 8,625 हो गया मिश्रधन। तो यही हमें निकालना था। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, 56,000 रुपये पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपये साधारण ब्याज देना होगा। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ये है 56,000 रुपये, ये है मूलधन P हो गया, ठीक। 2 वर्ष का ये समय दे दिया, ये टाइम हो गया और ये दे दिया साधारण ब्याज SI। तो हमें बताना है किस दर से, यानी कि रेट बताना है कि ये जो मूलधन है 56,000 रुपये, इस मूलधन पर 2 वर्ष में किस दर से जो ब्याज लग रहा है 280 रुपये लग रहा है, 280 रुपये इस पे ब्याज लग रहा है 2 वर्ष में। हमें ये बताना है किस दर से लग रहा है, हमें बताना है रेट क्या है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। ये देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था, P जो दिया है वो है 56,000 रुपये, समय दिया है 2 वर्ष का और साधारण ब्याज दे दिया इस पे 280 रुपये। रेट हमें निकालना है कि ये जो ब्याज लगा है 2 वर्ष में इस मूलधन पर किस रेट से लगा है, ये ब्याज किस दर से लगा है, ये हमें ज्ञात करना है। इसके लिए दोस्तों कोई अलग से फार्मूला नहीं है, फार्मूला वही है SI वाला, वही आपको लगाना है। SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, यही आप फार्मूला लगाओगे। अब यहाँ पर आप वैल्यूज़ रखोगे, जैसे कि यहाँ पर SI की वैल्यू है 280 रुपये, P की वैल्यू 56,000 रुपये, R क्योंकि हमें R नहीं पता, रेट हमें नहीं पता, तो आप R को ऐसे का ऐसे लिख दोगे। ठीक है, T हमें पता है टाइम 2 वर्ष का समय है और बट्टे में 100 ऐसे रहेगा। ठीक, इसके बाद आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो आप कैंसिल कर दोगे, बचेगा ये 560, देखिए ये बच गया यहाँ पर, R ऐसे ही बचेगा देखिए और 2 भी ऐसे ही बच जाएगा और इधर 280 ऐसे ही बचा रहेगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों R तो ऐसे ही रहा, ये देखिए। ठीक, R के साथ में जो ये दोनों चीज़ें हैं 2 और 560, ये यहाँ पर गुणा में है, तो जब आप इन दोनों को दूसरी साइड में भेजोगे तो यहाँ पर ये अगर गुणा में है तो दूसरी साइड में आ जाएंगे ये नीचे डिवाइड में, तो ये देखिए नीचे आ गई हैं, किसके नीचे 280 के, क्योंकि ये इधर से इधर आएंगे अब नीचे। ठीक है, तो ये आ गए देखो। ठीक, अब आप इनको सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, आप इसको डिवाइड करो, 0 से कैंसिल हो गया 0, 28 ही कम 28, 28 दूनी 56। ठीक है, तो नीचे बच गया 2 और 1 2 ये है, 2 गुणा 2 बच गया और ऊपर 1 ऐसे रहा। ठीक, इसके बाद ऊपर तो 1 ऐसे रहेगा, इनकी गुणा करेंगे आएगा 4, 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.25%। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर रेट है, जो इंटरेस्ट लगने का जो रेट है, ब्याज लगने का जो रेट है वो है 0.25%। तो हम कह सकते हैं कि इस मूलधन पर 0.25% की दर से, वार्षिक दर से जो ब्याज लगा है वो है 280 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रेट निकाल दिया, 0.25% की दर से इस पर ब्याज लग रहा है, इसलिए 2 साल में 280 रुपये ही इस पर केवल ब्याज लग पाया है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और इस प्रश्नावली का ये आखिरी क्वेश्चन है। मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए, उसने कितना धन उधार लिया था। दोस्तों यहाँ पर 9% दे दिया है रेट। ठीक है, 9% दर से मीना ने जो है 1 वर्ष पश्चात, 1 साल के बाद 45 रुपये ब्याज दिया, यानी कि SI कितना दिया उसने
45 रुपये। SI भी दे दिया यहाँ पे, एक तो R मिल गया हमें, SI मिल गया हमें, ठीक है। और यहाँ पे 1 वर्ष यानी टाइम भी मिल गया, 1 वर्ष का टाइम है ये, ठीक है, टाइम भी मिल गया, 1 वर्ष का टाइम दे दिया है। और हमें जो निकालना है वो निकालना है कि उसने कितना धन उधार लिया था। हमें बताना है कि मीना ने 9% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के बाद इतने रुपए ब्याज दिया, 45 रुपये ब्याज दिया। तो वो ब्याज किस अमाउंट का दिया उसने, मतलब उसने कितना पैसा उधार लिया था, यानी कि पी क्या था, पी पूछ लिया है, ठीक है। पी कितना था, मूलधन कितना था, कितना धन उसने उधार लिया था, मतलब पी उसने कितना लिया था कि इस पी पर उसे 9% वार्षिक दर से 1 साल के लिए 45 रुपये इस पी पर ब्याज देना पड़ा। तो हमें बताना है ये पी उसने कितना लिया था, कितना पैसा उधार लिया था, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं इसका आंसर। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है मूलधन हमें निकालना है, मूलधन नहीं है हमारे पास, तो पी क्वेश्चन मार्क कर दिया। रेट दिया गया है 9% और टाइम दिया है 1 वर्ष का, और इस पे जो ब्याज लगा है वो है 45 रुपये। दोस्तों हमें निकालना है मूलधन, तो फॉर्मूला कोई नया नहीं है, वही है SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यहाँ पर आप वैल्यू रख देंगे, SI की वैल्यू दी गई है 45 रुपया, और P नहीं है हमारे पास तो P को ऐसे ही लिख दीजिए। R है 9 और T यानी कि टाइम है 1 वर्ष, वो आप 1 ऐसे लिख दीजिए, नीचे 100 ऐसे रहेगा। इसके बाद दोस्तों मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 100 यहाँ पर डिवाइड में है, जब आप उधर लेके जाएंगे तो 45 के साथ इसकी गुणा हो जाएगी, 4500 हो जाएगा, ठीक। और बराबर में इनकी आपस में गुणा हो जाएगी, 9 की 1 में हो जाएगी तो 9 ही रहेगा, और P ऐसे रहेगा, तो P गुना 9 बन जाएगा ये राइट साइड में। फिर हमें निकालना है P, तो P तो देखिए ऐसे ही रहेगा, ये देखिए 9 यहाँ पर गुणा में है, उधर ले जाओगे तो नीचे आ जाएगा इसके भाग में 4500 के, तो ये देख सकते हैं आप P ऐसे रहा और 9 आ गया इसके नीचे 4500 के, ये देखें यहाँ पर, ठीक है। तो 4500 अपॉन 9 ये हो गया। अब आप इससे डिवाइड कीजिए, 9 पंजे 45 और 2 0 आगे ऐसे रहेगी, तो बचेगा 500, ठीक है दोस्तों। तो जो P की वैल्यू निकल के आई है वो है 500 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि मूलधन कितना था, 500 रुपये। इस 500 रुपये पर 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पे जो ब्याज लगा है वो लगा है 45 रुपये, ठीक है। तो हमें यही निकालना था कि वो अमाउंट उसने कितना उधार लिया था। तो उसने 500 रुपये उधार लिया था 1 साल के लिए। इस 500 रुपये में उसने 9% दर से 45 रुपये का ब्याज दिया था, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट, और ये आपकी जो प्रश्नावली है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो और भविष्य में और भी ऐसी एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।